हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा जो एपिसोड है वो है दिल्ली इलेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 5 तारीख है और इलेक्शन का दिन है। दिल्ली में आज इलेक्शन है, तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि सब लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वोट करें। दोस्तों, आज का जो दिन है ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारे ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल मोरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कास्ट द वोट एंड इलेक्ट द बेस्ट गवर्नमेंट, द इलेक्ट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्ट द बेस्ट गवर्नमेंट। इसको मौज मस्ती में, घूमने फिरने में इस दिन को नहीं गंवाना चाहिए, नहीं तो हमें फिर 5 साल इसके लिए बड़ा दुख झेलना पड़ता है। और फिर हम बाद में बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, अच्छे लोग आगे नहीं आते। अच्छे लोग तो तभी आगे आएंगे ना दोस्तों, जब हम लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे, जब हम अच्छे लोगों को मौका देंगे। अगर हम अच्छे लोगों को मौका ही नहीं देंगे, उनको चुनेंगे नहीं, अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, तो अच्छे लोग कहाँ से आएंगे। और चूँकि अच्छे लोग जो हैं वो नहीं चुने जाते, या अच्छे लोगों को हम मौका नहीं देते, चुनते नहीं, तो जो ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो आते ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स जो ना इज़ अ डर्टी गेम, वी डोंट वांट टू प्ले दिस गेम और वी डोंट वांट टू एंटर इनटू दिस गेम। वैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं, स्पेशली इन दिल्ली, जो अच्छे दिनों का वादा करके आए थे और ये बोल के आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे। और पता नहीं उन्होंने राजनीति बदली है नहीं बदली, ये तो कल मतलब आज जो है चुनाव में डिसाइड हो जाएगा, और जिसका रिजल्ट 8 तारीख में आ जाएगा और पता लग जाएगा कि बदली है कि नहीं बदली है। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता था कि बहुत सारे लोग हैं जो झूठे वादे करेंगे। अब आपको रियलाइज़ करना है कि उनके वादे झूठे हैं या सच्चे हैं, या उन पर विश्वास करा जा सकता है, उनको मौका दिया जा सकता। लेकिन बस मेरी यही एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वोट करें। आपका वोट जो है ना, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेगा। आपका जो एक वोट है ना, उस एक वोट की ताकत जो है ना, आप नहीं समझ पा रहे। एक इस देश का मुस्तकबिल तैयार करने के लिए आपका एक वोट बहुत ही बहुमूल्य है। इस वोट को जो है ना, या तो ना कास्ट करके, या गलत लोग के फेवर में, या गलत पार्टी के फेवर में कास्ट करके इसको ना गंवाएं। और सोच समझ के वोट करें, वोट ज़रूर कास्ट करें, मैक्सिमम नंबर में वोट कास्ट करें। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके खुद के फ्यूचर के लिए, अच्छी सेवाओं के लिए, और अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आपको वोट कास्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और बस यही एक मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए। मैं तो जा रहा हूँ वोट कास्ट करने के लिए सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock। आप लोग भी आइए, 7 to 5 पोलिंग टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वोट कास्ट करिए। थैंक यू सो मच। अब दोस्तों, जो मैं एक मेरा बहुत ही दिल के बड़ा करीब है टॉपिक, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इसका नाम है बिटर ट्रुथ, कड़वा सच। तो कुछ कड़वे सच हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आपके बारे में जो सच है ना, उसको रिवील करना चाहता था। दोस्तों, मेरा एक एक सवाल है, और मेरे इस सवाल के साथ साथ करोड़ों भारतीय लोगों का ये सवाल है कि क्या हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? क्या अगर है, हाँ है, कागज़ पे तो है, क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा तो क्या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है? दोस्तों, किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, और उसमें किसी भी पार्टी के फेवर या किसी भी पार्टी के लिए इलविल नहीं होनी चाहिए। अब पीछे के कुछ चुनाव हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पास्ट में कुछ गलत नहीं हुआ होगा या इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ फेयर करा होगा, लेकिन हमने जेएम लिंगदो साहब का टाइम भी देखा था, जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म किए हैं। और उस रिफॉर्म की वजह से ही जो है ना, हमारा देश 70 साल में इतना वाइब्रेंट हो पाया, इतना विकसित हो पाया, या हम विकसित होने की और अग्रसर हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया। इलेक्शन प्रोसेस भी वन ऑफ दी एस्पेक्ट है, या वन ऑफ दी सेगमेंट है, जिसको वाइब्रेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सुधार की बहुत ज़रूरी है।
जैसे अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया में दोस्तों रसिया में भी इलेक्शन होते हैं, पर रसिया जो है ना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती। चाइना में भी चुनाव होते हैं, बट चाइना इज़ नॉट अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में भी चुनाव होते हैं दोस्तों, हमारे साथ ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। रादर इंडिया की दो अनफॉर्चुनेट था कि इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना, और वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, लेकिन सरकारें कितनी चलती हैं और कितना फेयर इलेक्शन होता है। और आज फॉर गॉड ग्रेस और इस देश के 140 करोड़ लोगों की मेहनत की बदौलत हम जो हैं विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसको इस देश से प्यार करते हैं, हम इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली दोस्तों, इस आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानी दी है। हम अपने देश से प्यार करते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी सुधार की ज़रूरत है हम उन सुधारों को करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि इलेक्शन कमीशन में सुधार की ज़रूरत है दोस्तों। पीछे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसके चुनाव के लिए प्रधानमंत्री, एक पैनल होता, पैनल उसको अपॉइंट करता इलेक्शन कमीशन को। उस पैनल में प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रोविज़न रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था, लॉ लेट डाउन करा था, और विच इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन बाद में क्या हुआ, मोदी सरकार ने उसमें चेंज कर दिया और उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। यही मुद्दा राहुल जी ने अभी इलेक्शन जो वोट ऑफ थैंक्स है बजट के ऊपर, जो प्रेसिडेंशियल वोट ऑफ थैंक्स है, उसके ऊपर बोलते हुए लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है। बड़ा सीरियस इशू है कि इम्पार्शियल सीईसी चुनने के लिए, इस इम्पार्शियल चुनाव आयोग चुनने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसमें एक सरकार का नुमाइंदा हो, यानी प्रधानमंत्री इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो होना चाहिए। एक लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, जो दोनों हैं। लेकिन इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया। चीफ जस्टिस जो है ना, गवर्नमेंट के 3 ही अंग होते हैं, जैसे आप सब जानते हैं। लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। तो एग्जीक्यूटिव से उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून के तहत 2 लोगों को ले लिया था। एक ले लिया था प्रधानमंत्री को और दूसरा ले लिया था लीडर अपोजिशन को। और बैलेंसिंग करने के लिए उसमें जुडिशरी जो इम्पार्शियल माना जाता है, इम्पार्शियल होता भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको रखा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मोदी गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया गया। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में वोट ऑफ थैंक्स बजट स्पीच में उन्होंने अपना बजट पे वोट ऑफ थैंक्स प्रधानमंत्री के प्रेसिडेंशियल एड्रेस को देते हुए इस मुद्दे को उठाया है। दोस्तों बहुत दिनों से ये, स्पेशली 2014 से ये इशू बार बार जनता के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा कर दी है कि क्या इलेक्शन इस देश में फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर हैं, लेकिन जो मेल प्रैक्टिसेस हैं या मतलब मैं कोई एक्यूजेशन नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास में उस चीज़ के पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो ये मानता है कि ईवीएम या तो हैक है या ईवीएम में कोई माल प्रैक्टिस की गई है। दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मानता है कि हैक नहीं करी गई है। ये एक एक्सपर्ट इस पे बता पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ऐसी कोई नहीं, अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जो ये साबित करती हो कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका दूसरा है, जिस पर लोगों का ध्यान गया है, हरियाणा और महाराष्ट्र के रिसेंट असेंबली इलेक्शन जो हुए हैं उनके फ़ौरन बाद। इसमें एक तो महाराष्ट्र का इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन किया, कोई रीज़न नहीं था। तो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो ये मानता है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी रूलिंग गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि वो कुछ स्कीम्स अनाउंस करना चाहते थे, इसलिए उसको पोस्टपोन किया गया। जो भी हो, लेकिन उससे भी सीरियस इशू है, पोस्टपोन कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन उससे जो सीरियस इशू, उससे भी ज़्यादा एक सीरियस इशू ये बनता है कि वहाँ पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन बढ़ता गया। मतलब काउंटिंग के जनरली तीसरे दिन जो है इलेक्शन वोटिंग कास्ट होने के तीसरे दिन वोटिंग की काउंटिंग होती है। जैसे दिल्ली में 5 तारीख को इलेक्शन है तो उसके 3 दिन बाद यानी 8 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी मॉर्निंग में। तो इस बीच में जो डेटा आता है इलेक्शन कमीशन का, जिस दिन वोटिंग कास्ट हुई 5 बजे तक जो भी लाइन में लोग हैं उसको ये अंदर ले लेते हैं इलेक्शन के रूल्स के हिसाब से,
और वोट डालने का अधिकार उनको मिल जाता, चाहे वो 12 बज जाए। तो जनरली होता है कि 1-2% वोट, जो भी 5 बजे का आंकड़ा आता है, उसके बाद वो बढ़ जाता। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में देखा गया कि 5 से 7% वोट बढ़ गए, कहीं-कहीं तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, कि उन सारी सीटों पर वोट परसेंटेज बढ़ा है जो बीजेपी ने जीती है। दूसरा एक और इशू आया है कि जितनी हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है, या हिमाचल प्रदेश की जितनी वोटिंग राइट्स है पूरे हिमाचल का, इतना वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में असेंबली और लोकसभा इलेक्शन जो 5 महीने के अंतर में हुआ, 5 से 6 महीने के, उस बीच बढ़ गया है। अब कांग्रेस का एक इसमें आरोप है, या इसको वो उठाते हैं, राहुल जी ने इसको अभी प्रेसिडेंशियल एड्रेस के थैंक्स गिविंग स्पीच में पार्लियामेंट में अभी कल या परसों उन्होंने ये इसको उठाया है। और उनका कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन से बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, रिटन उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उन लोगों का जो बढ़ा हुआ डेटा है उनको, कांग्रेस पार्टी को, एनसीपी को, शिवसेना को, या अपोजिशन की किसी भी पार्टी को नहीं दे रहा। बीजेपी तो मांग ही नहीं रही है, तो बीजेपी के देने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अपोजिशन की जो भी पार्टी इलेक्शन कमीशन से मांग रही है उनको वो नहीं दे रहे हैं, स्पेशली कांग्रेस। और कांग्रेस कहना चाहती है कि इतना अनप्रेसिडेंटेड जो बढ़ना है ना, इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं बढ़ा, महाराष्ट्र की में तो कभी नहीं बढ़ा। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्शन में इतने सारे वोट जो बढ़े हैं वो कैसे बढ़ गए, मतलब उनके क्या नाम्स हैं, उनकी क्या सन ऑफ पेरेंटेज क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, बेसिकली वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इतना नहीं, इतना अनप्रेसिडेंटेड बढ़ नहीं सकता। अब इलेक्शन कमीशन इसके सामने कोई सफाई दे नहीं रहा है, और आके आंकड़े दे भी नहीं रहा। फेयर एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए और देना चाहिए। दूसरा मेरा एक और इशू है, मतलब बेसिकली थर्ड इशू आई एम रेजिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट वन, मैं सबसे मेरी अपील थी कि आप जाइए और अपना वोट कास्ट करिए मैक्सिमम नंबर में, जो हमारी एक लीगल और सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, मैंने इलेक्शन कमीशन में वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ गई है उसके बारे में उठाया, और जो वोटर लिस्ट में जो हेर फेर हुई है। कांग्रेस का एक और भी आरोप है कि कुछ लोगों के नाम अनप्रेसिडेंटेड काट दिए गए हैं उस वोटर लिस्ट से, और जनरली उनका कहना ये है कि उन पॉकेट्स से काट दिए गए जहां पर वोट जो है वो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के फेवर में होता था महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में बढ़ा दिए गए हैं, और ज़्यादातर उन सीटों पर बीजेपी जीती है। तो ये सोचने वाली बात है, इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए। अब मैं एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा रहा हूँ। दिल्ली का इलेक्शन 5 तारीख यानी आज है। बजट पेश करा है गवर्नमेंट ने 2 तारीख को, 2 फरवरी को। तो मेरा एक इशू ये है, मैं इलेक्शन कमीशन को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो कोई भी स्कीम अनाउंस नहीं हो सकती, मतलब सारे गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो रोक दिए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मोदी जी एडवोकेटिंग कर रहे हैं, बीजेपी एडवोकेटिंग कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और उसके पीछे वो वन ऑफ दी मेन रीज़न ये है कि क्योंकि इलेक्शन होने की वजह से जो ना गवर्नमेंट के काम रुक जाते हैं, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स रुक जाते हैं, गवर्नमेंट के वर्किंग रुक जाती है। तो ये दिया जाता था। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस नहीं करती, उससे पहले जितनी भी हैं वो अनाउंस हो जाती हैं, क्योंकि उनका अनाउंसमेंट करने का मतलब होता है कि अनफेयर एडवांटेज गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो उससे रोकने के लिए, बैलेंसिंग एक्ट बनाने के लिए करा जाता है। लेकिन इस देश में हो क्या रहा है कि स्पेशली दिल्ली के इलेक्शन के लिए, जैसे ये है 5 तारीख को वोट है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है अब से 1 महीना पहले, जब दिल्ली का ऑलमोस्ट 1 महीना पहले जब दिल्ली का इलेक्शन अनाउंस हुआ था। अब बीजेपी ने 2 तारीख को बजट पास किया, और उस दिन 2 तारीख और 3 तारीख के इलेक्शन में, अब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दिल्ली स्पेसिफिक कोई भी जो है ना अनाउंसमेंट नहीं होगा बजट में, दिल्ली स्पेसिफिक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। लेकिन निर्मला जी, हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने स्कीम अनाउंस करी, बजट पेश किया, और जो भी स्कीम्स हैं, अब इसमें मोदी जी की तस्वीर के साथ में, ये मेरे पास न्यूज़पेपर है 3 फरवरी का मंडे, और इसमें है फ्रंट पेज की तस्वीर है, मोदी गवर्नमेंट्स गिफ्ट फॉर दिल्ली। अब मोदी गवर्नमेंट्स गिफ्ट फॉर दिल्ली,
zero income tax up to 12 lakhs. One announcement. Second, 1 crore middle class people will be benefited. दूसरा कहते हैं 1 करोड़ गिग वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स, फ्रीलांसर टू गेट ID कार्ड्स, ई श्रम रजिस्ट्रेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस. थर्ड है इनका 1 लाख होम्स टू बी बिल्ट अंडर स्वाहिम 2 विद 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट. देख आगे इनका अनाउंसमेंट है 100% ऑफ हाउस होल्ड विल रिसीव टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन. विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी. 5 फरवरी वोट फॉर मोदी. और मोदी जी की फ़ोटो है, कमल का निशान है. ये टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे है. तो मेरा ये सवाल है दोस्तों, ये 3 फरवरी का पेपर है. मोदी जी की बहुत इट्स ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ मोदी जी विद पार्टी सिंबल. ये मोदी जी मतलब बीजेपी ने ऐड किया है. दिस इज़ पब्लिश बाय भारतीय जनता पार्टी 14 पंडित पंत मार्ग दिल्ली. तो दिस एड मस्ट बी गिवन बाय बीजेपी टू टाइम्स ऑफ इंडिया. क्या ये पोल प्रॉमिस नहीं है? क्या मॉडल कोड का वायलेशन ये नहीं करता? क्या इससे इलेक्शन इफेक्ट नहीं होगा? इलेक्शन पे इसका कोई असर नहीं होगा? और अगर असर नहीं होगा तो ये क्यों दिया जा रहा? दूसरा, अंदर भी मोदी जी की एक और फोटो मैंने देखी थी. पेज नंबर, दिस इज विच पेज इज दिस? दिस इज इन द मिडल, 11 पेज नंबर 11. ये जो है यहाँ पे मोदी जी की स्कीम है. थैंक यू मोदी गवर्नमेंट फॉर बीइंग द मोस्ट मिडिल क्लास फ्रेंडली गवर्नमेंट एवर. 2015 बजट गिव्स अ मेजर बूस्ट टू मिडिल क्लास एंड एम्पावर करोड्स ऑफ इंडियंस के बेनिफिट्स फॉर द मिडिल क्लास. सो ये जो है ना, बूस्ट फॉर MSME एंड ट्रेडर्स. और ये एक ऐड दिया गया है. इस ऐड में भी जो है मोदी जी की पिक्चर है. क्या ये मॉडल कोड का वायलेशन नहीं है कि मिडिल क्लास को इफेक्ट नहीं करेगा? और मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया देखा है, बाकी पेपर नहीं देखे, बट मस्ट बी द एड मस्ट बी देयर इन अदर न्यूज़ पेपर एज वेल. और इसके अलावा बजट जो है, बजट असेसमेंट है इसमें निर्मला जी की फ़ोटो के साथ में. इसमें भी इन्होंने कुछ स्कीम्स अनाउंस करी. तो मेरा यही एक सवाल है इलेक्शन कमीशन से, क्या हम मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि या तो बजट पार्लियामेंट का सेशन 5 तारीख के बाद 6 तारीख से शुरू हो जाए इलेक्शन ईयर में, या इलेक्शन जो है वो 5 फरवरी की जगह 1 फरवरी हो जाए, 31 ऑफ जनवरी हो जाए. मतलब इलेक्शन बजट से 1 या 2 दिन पहले इलेक्शन हो सकता. मतलब हम इलेक्शन को प्रीपोन कर सकते हैं या बजट को पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यू डेज. और अगर हम नहीं करते तो क्या हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं कर रहे? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर नहीं सोचना चाहिए, इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या ये पोल प्रॉमिस नहीं है? क्या इससे जो है इलेक्ट्रोल वोट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? क्योंकि अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा. वैसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो 2014 के बाद में है ही नहीं. अपोजिशन के यही मेन इशू है जो अपोजिशन रेज करता हमेशा, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा. बट फिर भी जितना हम बाय एंड लार्ज करते हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटी नहीं है कि दिल्ली के इलेक्शन को या तो 1 हफ्ता प्रीपोन करे या बजट को 1 हफ्ता पोस्टपोन करे, ताकि लोग जो हैं, जो भी वोटर्स हैं दिल्ली के, वो दिल्ली के जितने भी वोटर्स हैं वो बजट में जो अनाउंसमेंट होते हैं ना, उसका इफेक्ट ना हो. अब ये 12 लाख वाला जो है मिडिल क्लास का, इसका इफेक्ट होगा. ये वेलकम स्टेप से होना चाहिए. और हम इसकी बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे. 12 लाख की बजाय बल्कि ये 15 लाख होना चाहिए. क्योंकि टैक्स भी जो है ना इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है. GST, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो सारा मिला के ये इट्स मोर देन अराउंड 50% और मोर देन 50% हो जाता. तो मेरा बस यही है, इलेक्शन कमीशन को एक सुझाव है और देश की जनता से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन इश्यूज़ को उठाया जाए, गवर्नमेंट के सामने रखा जाए, और किसी भी पार्टी को अनफेयर एडवांटेज नहीं होनी चाहिए. इलेक्शन इस देश में फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए. और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, एक्चुअली 70 साल से हमने इस देश को जो सजो के जो रखा हुआ है, हम इस देश को जो विकसित भारत की तरफ जो लेके जा रहे हैं ना, इसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा
हाथ बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे पड़ोस का देश जो पाकिस्तान भी है, हमारे साथ ही वो उसका भी पार्टीशन हुआ, उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट बनाया, उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूशन बनाए, लेकिन वहाँ पर इंस्टीट्यूशन फेल हो गए। कितनी बार वहाँ पे आर्मी रूल लग चुका है, और हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न हैं जो जो इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। बट हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली दिस इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बाकी इंस्टीट्यूशन हमारे काम कर रहे हैं। जुडिशरी बाय एंड लार्ज इज़ वर्किंग इम्पार्शियली एंड फेयरली, एंड वी मस्ट सल्यूट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स अक्रॉस द इंडिया, कि हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सवालों के घेरे में है। स्पेशली जो अभी सीईसी हैं राजीव कुमार जी, वो थोड़े टाइम में रिटायर होने वाले हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाएं, और जो महाराष्ट्र और हरियाणा की जो एलिगेशंस हैं जो वो उठ रही हैं, उन जैसे हालात पैदा ना करें, और उन महाराष्ट्र के और हरियाणा के जो वोटर लिस्ट में जो इंक्रीज़ है ना, उसकी डिटेल्स अपोजिशन की पार्टी जो मांग रही है उसको दिया जाए, ताकि जो डाउट्स है ना वो हट जाएं। हमारे जो देश की जो जनता है, या हमारे देश का जो इलेक्टोरल है, वोटर्स हैं, उसके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जनता के मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर जनता के मन में है, चाहे उन्हें सिंगल वोटर हैज़ द कन्फ्यूजन इन हिज माइंड, हालांकि सिंगल नहीं है, ईवीएम के खिलाफ तो एजिटेशन भी लोग करने लगे हैं। अगर एक आदमी को भी कोई दिमाग में उसके ऐसा कोई कन्फ्यूजन है या उसका सुझाव है, तो उसको उसको कंसिडर करना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। हालांकि अभी एक केस आया है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महमूद पराचा जी की पिटीशन में डायरेक्शन दिया है कि उनको जो वीडियोग्राफी या जो डेटा वो मांग रहे हैं उनको प्रोवाइड करा जाए। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन और स्पेशली राजीव कुमार जी जो हैं, उनसे जब कोई सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है तो वो खासकर ईवीएम के लिए या स्पेसिफिकली इस इशू के लिए कि वोटिंग जो है महाराष्ट्र में इतनी वोटिंग कैसे बढ़ गई, तो वो शेरो शायरी में उस बात को निकाल देते हैं। शेरो शायरी अच्छी बात है, होना चाहिए, थोड़ा लाइटिंग माहौल भी होना चाहिए, लेकिन जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, वो 140 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी है, और इस देश की फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। रसिया में भी नाम के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है। यूएस की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट मानी जाती है, इंडिया की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट मानी जाती है, और बहुत सारे इलेक्शन कमीशन, स्पेशली जेएम लिंगदो साहब है, जितने भी इलेक्शन कमीशन हुए, हर आदमी ने अपना अपना रोल निभाया। अभी तो इस प्रेजेंट हालात के बारे में जो पूर्व हमारे इलेक्शन कमीशन है एसवाई कुरैशी, उन्होंने भी कुछ, उनके भी कंसर्न हैं, उन्होंने भी कुछ उठाए हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहिए। जनता के मन में जो जो भी हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट में काफ़ी टाइम हो गया, आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा। लास्ट में मेरी दिल्ली की जनता से यही अपील है, कल लार्ज नंबर में आए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, बेहतर दिल्ली के लिए, बेहतर कल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के बेहतर सुनहरे भविष्य के लिए आकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आए और वोट करें। वोट हमारा अधिकार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हमें वोट करना चाहिए। अब होता ये है कि हम वोट करने तो जाते नहीं हैं, और फिर हम बाद में कहते रहते हैं कि जी वो गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो वैसा नहीं कर रही, अच्छे लोग नहीं हैं, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी एक ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी की भी ये जिम्मेदारी है, पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को एनकरेज करें कि वो पब्लिक के बीच में जाएं और उनको वोट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको कन्विंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। लास्ट में मेरी जनता से एक और अपील है कि शांतिपूर्वक इलेक्शन करें कल, और किसी भी तरीके की हिंसा ना करें। समाज में शांति रहेगी, तभी हमारा जो समाज है वो सभ्य समाज रहेगा। शांतिपूर्वक जाएं, अपना इलेक्शन करें।
डेमोक्रेसी में जो है ना डिफरेंसेस होते हैं। हम शत्रु नहीं हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं इन इलेक्शन में, बट हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। तो शांतिपूर्वक इलेक्शन करें। जय हिंद दोस्तों।